तो सारा आकाश चैप्टर 3। वन में लगी भयंकर आग की तरह समाचार सारे घर में फैल गया कि समर प्रभा से नहीं बोला। दोनों हाथों से सिर पकड़े, कोहनियों यानी अपने एल्बो को अपने घुटनों पर रखे मैं अपने कमरे की दहली मतलब चौखट पर बैठा बैठा जाने क्या क्या सोचता रहा। मन में ऐसी उदासी छाई थी जैसे अभी अभी लाश फूंक कर आया हूँ। ऐसा लग रहा था ऐसे डेड बॉडी जला के आ रहा हूँ। सांझ की छायाएं अब कोनों अंतरों की ओट से बाहर निकल निकल कर फैलने लगी, लेकिन उदासी थी कि अंधेरे के साथ साथ बढ़ती चली जा रही थी। लगता था जैसे आगे एक महाशून्य का अंधा सागर ठाठे मार रहा हो। अब मैं क्या करूं? ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जीवन शून्य हो गया है। मेरे जीवन में अंधकार बढ़ता ही जा रहा था। सुबह से कई लोग पूछ चुके थे, शायद प्रभा से भी पूछा हो, लेकिन दोनों ने ऐसी अनिच्छा का भाव दिखाया कि फिर पूछने की किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ी। भाभी थी ना, भाभी पहले आई, व्यंग से प्रश्न किया, फिर गंभीरता से जानना चाहा। पहले तो व्यंग मारा ताना, फिर गंभीर होकर के जानना चाहिए। अम्मा भी आकर पूछी, लेकिन सबको मैंने टाल दिया। सारा दिन मैं मुंह छिपाता इधर से उधर भटकता रहा। मैं अपनी उस तथाकथित पत्नी से नाराज जरूर था, लेकिन यह भी जानना चाहता था कि सुनो, उसने मेरे खिलाफ क्या क्या कहा है। अभी तक तो कुछ भी सुनने में नहीं आया था, और इसी का मुझे आश्चर्य था कि अरे, अभी तक वो कुछ भी नहीं बोली। किसी को कुछ तो बोलती। जरा उसका मैं विरोध सुनना चाह रहा था। जो भी उन्होंने चाहा वह सब मेरे ही व्यवहार से। कभी कभी तो मैं चौंक उठता कि यह सब कहीं मुझे प्रभावित करने का ढंग तो नहीं है। कभी कभी मैं चौंक जा रहा था कि किसी को कोई कंप्लेन नहीं कर रही है, कुछ नहीं बोल रही है, हो सकता है हमको इम्प्रेस करना चाह रही हो। लेकिन मुझे अब तक ऐसी तटस्थ निराशक्ति भी अपने भीतर महसूस हो रही थी, जैसे अब घर में कोई भी मेरा कुछ नहीं लगता। मतलब अब मेरे अंदर एक ऐसा फीलिंग्स आ रहा था कि लग रहा था कि मेरा घर में अब मेरा कोई है ही नहीं। अगर वह सबसे कुछ न कुछ कहती फिरती तब भी शायद क्या नया नहीं लगता। मतलब समर को ये महसूस हो रहा था कि काश मैं सुनूं उसके अंदर के विचारों को, उसके मन के भीतर की बात को मैं भी सुनूं। वो घूम फिर कर सबको कंप्लेन करे मेरे बारे में कि मेरे कौन से एटीट्यूड की वजह से उसको बुरा लगा है। तो शायद ये सुन के भी लगता कि कोई मेरा है, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा था जैसे घर में कोई मेरा है ही नहीं। बाबूजी ने अत्यंत रहस्य जानने की मुद्रा में पूछा, कुछ बात, कुछ खास बात हुई क्या? बाबूजी के इस सवाल से मैं चुप रहा। फिर उन्होंने पूछा, लड़ाई वड़ाई तो नहीं हो गई? उस समय तो मेरा साहस डगमगा गया। जब मुन्नी आई, बाबूजी ने बुलाया है। मुन्नी आई और आकर के बोली, बाबूजी ने बुलाया है। मैं सोचने लगा, बाबूजी ने क्यों बुलाया है? मरे मरे कदमों से मैं वहां पहुंचा धीरे धीरे। बाबूजी के सामने पढ़ने से मैं हमेशा ही डरता रहता हूँ। बाबूजी के सामने पढ़ने से मैं हमेशा ही डरता रहा हूँ। यूँ इधर 3-4 साल से उन्होंने हाथ नहीं उठाया। 3-4 साल से हमको पीटा नहीं था, उसके पहले तो पीट देते थे। लेकिन शरीर पर पड़ी हुई पुरानी नीलें अभी भी ताज़ी हो आती थी। नीलें मतलब जो थप्पड़ का निशान वगैरह। और ये यादें ही उनके आतंक को जैसे दिन दुना रात चौगुना बढ़ाया करती थी। किस समय वे क्या कर बैठेंगे कोई ठिकाना नहीं। जिन दिनों वो मुझे मारते थे, उन दिनों तो एक अल्हड़ और जिद्दी निश्चिंतता रहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा पीट ही तो देंगे। हॉकी फुटबॉल में भी तो चोट लग जाती है और हम उसे सहते ही हैं। लेकिन इधर तो एक अजब रहस्यमय खौफ मुझे उनके हर व्यवहार से लगता था। देखो, पहले हॉकी क्रिकेट खेलने की वजह से जो पिटाई खाता था वो अलग पिटाई था, लेकिन आजकल थोड़ा अलग रहस्य लगता था। पता नहीं किस समय क्या बात के लिए हाथ उठा दें। अपनी किसी गलती पर जब मैं पीटे या डांटे जाने की आशंका करता और वे टाल देते, तो लगता है जैसे मेरे खाते में जाने की इतनी सजा इकट्ठी हो गई है। नतीजे में उनसे कतराना और डरना मेरा स्वभाव बन गया था। मैं मन में चाहे जितना विरोधी और विद्रोही बनता रहूं, बाबूजी का आतंक मेरी नस नस में इस तरह समा गया था कि उनके सामने जबान नहीं खोलते थे। और मन ही मन कुड़ते हुए भी जो कुछ वह कहते मैं कर डालता। उड़ते हुए मतलब गुस्सा तो आता था कभी जब कुछ भी वो करने को कहते थे, तो फिर भी नाराज होके भी मैं उनकी बात को मान लेता था, डर की वजह से। बहुत डरते हुए मैंने भी उनकी बातों के जवाब में एक भाषण तैयार किया। वे चुपचाप फर्शी पीते हुए अत्यंत गंभीर दार्शनिक की मुद्रा में बैठे, होठ टेढ़े करते हुए धुआं निकाल रहे थे। आसपास की खाली कुर्सी और मोड़ें देखकर लगा जैसे अभी अभी कुछ लोग उठ कर गए हों। उन्होंने भौहों के संकेत से बैठने को कहा, अपना आईब्रोज से इशारा किया, बैठो।
तो मेरा साहस धुएं की तरह उड़ गया। सारा साहस जो मैं बना के गया था ना, ये भाषण दूंगा, वो भाषण दूंगा, सारा साहस उड़ गया। मैं जैसे तैसे चुपचाप किनारे पर बैठ गया। उन्होंने मुलायम शब्दों में मुझसे पूछा, क्या बात है, बहू पसंद नहीं आई? शब्दों की मुलायमियत से मैं चौंक कर डर गया। अपने भाषण का एक एक शब्द फिसलता लगने लगा। हम तो डर गए। ये इतना रूड इंसान, क्रोधी इंसान इतना मासूम तरीके से, और फिर मैं इतना मुलायम तरीके से पूछ रहे हैं। और फिर मेरे सारे शब्द फिसलने लगे। मुझे चुप देखकर उन्होंने फर्शी में एक लंबा सा कश खींचा। हुक्का वगैरह नहीं होता है, उसी में लंबा सा कश खींचे जोर से, और धुआं घूंटते हुए फिर से पूछा, साफ बता ना, इसमें झिझक की क्या बात है? सुनते हैं तो उससे बोला भी नहीं। मैं चुपचाप हथेली फैलाकर हाथ की लकीरें देखता रहा। सारे सोचे हुए सवाल जवाब दिमाग में निकल गए। मन में एक आर्द्र उच्छ्वास सा घिर गया। आर्द्र मतलब मन के अंदर गीला गीला भीगा भीगा एक भावना सा भर गया। अब बाबूजी ने हुंकारी भरकर कहा, यह भी तो सोचो कि वह बेचारी पराई लड़की किसके बूते पर आई है? तुम्हारे ही बलबूते आई है ना, तुम्ही को ना पति मान कर आई है। कोई तुम्हारे घर आएगा ऐसे व्यवहार के लिए आएगा? क्या कहेगी वह घर जाकर? माना कि शादी करने की तुम्हारी इच्छा नहीं थी, लेकिन बेटा यह लोक व्यवहार है, और जो हो जाता है उसे निभाना तो पड़ता ही है। मान लो कि अब कुछ बोलने जा रहे थे, अचानक मैं फूट फूट कर रोने लगा और उनकी बात बीच में ही टूट गई। सच पूछो तो इस सच्चाई के लिए मैं खुद भी कतई तैयार न था। ये जो सच्चाई है कि कोई मेरे घर में आया है तो उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, मैं खुद भी ऐसा नहीं सोचा था। लेकिन बाबूजी की उन बातों के सामने जाने क्यों अपने को रोक नहीं पाया। मैं बच्चों की तरह अपने को संभालता मुट्ठियों के पिछले हिस्से से आंखों और नाक को रगड़ने लगा। और जब उन्होंने समझाने के स्वर में कहा कि जाओ ऐसा लड़कपन नहीं करते, तो मैं चुपचाप उठकर चला आया। अपने पढ़ने की कोठरी के दरवाजे पर बैठा बैठा मैं बड़ी देर तक बिना किसी उद्देश्य जाने क्या क्या सोचता रहा, बिना सिर पैर की बातों के बारे में। इस सारे कांड में मुझे अपनी गलती ही दिखाई नहीं देती थी। सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई दे रहा था, मेरी पत्नी घमंडी है। यह शादी मेरे उच्च आदर्शों और महत्वाकांक्षाओं के लिए जहर थी। यह जानते हुए भी कहीं यह आशा थी कि चलो लड़की पढ़ी लिखी और समझदार है, हम लोग एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे, बनने में मदद देंगे। वो भी कुछ बनेगी, हम उसको मदद देंगे, हम भी कुछ बनेंगे, वो हमको मदद देगी। चाहता तो मैं भी अपनी सुहागरात के दिन अंधाधुंध उसके रूप का बखान शुरू कर देता, या बिल्कुल जाहिलों की तरह कोई तोता या बिल्ली ले जाता और ऐन मौके पर क्रोध में उसे मारकर जिंदगी भर के लिए अपना रौब गालिब कर लेता। मतलब या तो ऑप्शन था कि उसके सामने जाकर उसका खूब खूबसूरती का तारीफ करता, और या तो कोई पालतू जानवर ले जाता और गुस्से में आकर उस जानवर को मार डालता और दिखाता कि मैं बहुत रोब वाला आदमी हूँ, रुआब वाला। लेकिन मैंने तो चाहा था कि पढ़े लिखे सभ्य और शिष्ट आदमी की तरह मैं यह सब नहीं करूँगा, और सबसे पहले उसे बाकायदा अपना परिचय दूंगा, उसका परिचय पूछूंगा, फिर उसे अपने सपनों और महत्वाकांक्षाओं के बारे में बताऊंगा, उसे समझाऊंगा कि जीवन और जगत के बारे में मेरे विचार क्या हैं। ये सब अच्छी तरह समझाने के बाद नम्रता से पूछूंगा, कहिए इन सब में आप कहाँ और किस तरह मेरी सहायता करना चाहेंगे? लेकिन इस सब की तो उसने अपने व्यवहार से कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। लेकिन इन सब की तो उसने अपने सॉरी वहाँ ऐसा मौका ही कौन सा था कि मैं यह सब बातें कह पाता? नहीं, इस सब में मेरा अपराध नहीं है। बाबूजी बेमतलब का मेरे सिर सारा दोष मढ़ रहे हैं। अचानक किसी ने मेरे मन के अंदर से पूछा। मैं उससे नहीं बोला, ये बात बाबूजी को पता कैसे चला? मैं चौंक उठा। हाँ ठीक ही तो है, उनसे यह बात किसने कही कि मैंने कुछ नहीं कहा? उनसे यह बात किसने कहा कि मैंने प्रभा से कोई बात नहीं की? मैंने तो इस बात का किसी से जिक्र नहीं किया। उसी ने कहा होगा। मुझे तो सुबह से ही इस बात पर आश्चर्य हो रहा था कि क्यों वह इतनी महत्वपूर्ण बात को अत्यंत तुच्छ बनाकर उड़ाए हुए है। उसने किसी से कुछ कहा, लेकिन उसके बताए बिना कोई जान ही नहीं सकता। आखिर औरत है ना, अम्मा से चाहे न कहा हो, लेकिन मुन्नी या भाभी से जरूर कह दिया होगा। मुन्नी या भाभी से मालूम करूं? नहीं नहीं, यह पूछना अभी कमजोरी होगी। या फिर झट ये फिर झट उसके कान में जाकर बात पिरो देंगी तो सोचेगी कि कितना कमजोर आदमी है। कमजोर?
अभी तो उसने मेरी मजबूती की एक ही झलक देखी है, मतलब प्रभा से बात नहीं किया, यही वो अपना मजबूती समझ रहा है। तभी न जाने किधर से निकल कर भाभी आई और उन्होंने कहा, लाला जी, मतलब मुझे वो लाला जी के नाम से पुकारती थी। कौन? मेरी भाभी। बोली, क्या सोच में डूबे हुए हो? तुम्हारी तो शादी ना हुई, लगता है दुनिया भर की चिंताओं का बोझ ही तुम्हारे ऊपर आ गया है। माथे पर हाथ रखे क्यों बैठे हो? सिर विर में दर्द है क्या? कोई अगर तुमको देखेगा तो ये सोचेगा कि लग रहा है तुम्हारा बेटा या बेटी का तुमको शादी करना है, इतना चिंता में बैठे हो। मैं चौंक गया, जैसे चोरी करता हुआ पकड़ा गया हूँ। अपनी चिंताओं और दुखों को दिखाना भी तो भीतरी कमजोरी है। संभल कर कहा, कुछ भी तो नहीं भाभी, सोच साज तो कुछ नहीं रहा, यूं ही बैठा हूँ। मुझे लगता था जैसे घर का एक एक आदमी या हर मिलने वाला अपनी बातचीत या हरकत से सिर्फ इसी ओर संकेत कर रहा हो मेरी तरफ, और इस संकेत की चुभन या उसकी जवाबदेही से मैं बुरी तरह भयभीत हो उठा था। फिर भाभी ने कहा, लाला जी बनो मत, दिखता तो सभी को है। दिन छिप गया और न तुम्हें खाने की सुध है न पीने की। दिन छिप गया मतलब दिन ढल गया। इसके बाद कुछ शैतानी से मुस्कुरा कर वो बोली, क्यों, बनी नहीं क्या? भाभी है ना, थोड़ा मजाक कर रही है। उसके मजाक को समझते हुए भी गंभीरता से जवाब दिया। मैं समझ गया था भाभी मजाक कर रही है। और भाभी, बन भी नहीं सकती, मेरा उस लड़की के साथ नहीं बनेगा। घमंड मैं अपने सगे से सगे का नहीं सह सकता, चाहे कितना ही खूबसूरत हो या पढ़ा लिखा। ऐसे घमंड को यहाँ जूती पर रखते हैं। आज भी नहीं कह सकता कि इतनी जोर से मैंने बाबूजी की बात का जवाब दिया। घर में कहीं बैठी प्रभा को सुनाया या सिर्फ भाभी से बात कही। ये मैंने जोर से जानबूझकर बाबूजी के बात का जवाब दिया ताकि प्रभा सुन ले। सो तो बात हमें भी लगती है लाला जी। भाभी ने इधर उधर संकित निगाहों से देखते हुए धीरे से खुसुर फुसुर करके कहा, प्रभा में थोड़ा सा अपनी पढ़ाई और खूबसूरती को लेकर गुमान है। मुझसे पूछो तो कोई ऐसी परी जादी भी नहीं है। यूं अपनी उम्र पर खूबसूरत कौन नहीं होता? हम नहीं थे, अम्मा जी नहीं थी। और कहने के साथ ही वह अपनी बात पर लजा गई। भाई अम्मा की खूबसूरती के बारे में बात कर रही है, अपनी खूबसूरती की, बुढ़ापे में, तो थोड़ी सी लजा गई। मैंने उपेक्षा से घृणा के साथ बोला, ऐसी खूबसूरत है तब तो यह हाल है, अगर सचमुच खूबसूरत होती तो न जाने दिमाग का क्या हाल होता। मैं जोर से ही बोला था ताकि वह भी सुन ले। भाभी मेरी बात समझ गई, खुशामद से बोली, तुम्हारे हाथ जोड़ूं लाला, जरा धीरे बोलो, नहीं तो कोई जरा से में समझेगा कि तुम्हें जाने क्या उल्टा सीधा सिखा रही हूं मैं। सिखाने की क्या बात है भाभी, मैं क्या समझता नहीं हूं? अंधा तो नहीं हूं। कहता था कि मुझे इस कुएं में मत डालो, मत डालो, पर तब तो तुम्हें भी जिद चढ़ी थी। इसके गले में ही फांसी का फंदा क्यों ना पड़े? बताओ अब क्या करूं? भाभी ने बोला, अच्छा छोड़ो लाला जी, तुम भी क्या जरा जरा सी बातों में सिर खपाया करते हो। स्नेह और आत्मीयता से भाभी बोली, चलो खाना खा लो, सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तुम्हारा भी खून गर्म है और वह भी अभी बच्ची ही है, मैं समझा दूंगी उसे। तब भी उसे ऐसा करना नहीं चाहिए था, भाभी उसको बोल रही है, समर को। पर सबसे बड़ी मुश्किल तो यही है कि अपने को जाने क्या समझती है, हमें तो बात करने लायक भी नहीं मानती। कोई आए कोई जाए, न घूंघट न पल्ला, बस किताब ले आई है अपने घर से, सो उसे ही पढ़ती रहती है, और तो कुछ लाई नहीं है। जो है सो तो है ही। पढ़ाई का दिखावा बहुत है। खैर लाला जी, तुम अपनी पढ़ाई लिखाई इस सब के आगे क्यों बर्बाद करते हो? फिर भाभी थोड़ी देर चुप रही, सोचती सी बोली, कल सुबह का खाना वही बना रही है। तुम्हारे भाई साहब तो कहते थे कि खाना क्या बनाती है, अमृत बनाती है, उंगली चाट चाट कर खाओ तब भी संतोष नहीं होगा। मैं शायद उनसे पूछ बैठा भाभी से, उन्हें क्या पता है? भाभी कुछ चौंकी, फिर साधारण बात की तरह कहा, देखने गए थे तो खा आए होंगे, तभी से तो तारीफ के मारे घर भरे दे रहे हैं। कल तुम ही देख लेना। फिर वे मुड़कर चल दी। अच्छा जाओ, तुम्हें मेरी कसम है, 2 रोटियां खा लो, मैं चलकर परोस रही हूँ। भाभी जाते जाते ये बात बोली कि जाओ, मैं परोस दे रही हूँ, 2 रोटी खा लो कम से कम। सुबह से ही घर का वातावरण मुझे इतना बोझिला, दम घोटू, उबाने वाला लग रहा था कि खाना तो क्या, पानी पीने की इच्छा नहीं हो रही थी। पर अब भाभी से बातें करके जाने क्यों मन हल्का हो गया। चुपचाप उठकर रसोई घर में जा पहुंचा। रात को फिर अम्मा बाबूजी ने अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट तरीके से मुन्नी तथा भाभी ने साफ साफ मुझसे आग्रह करके कहा, मतलब अम्मा बाबूजी मुन्नी भाभी सब लोग रिक्वेस्ट किया, ऐसा होता ही रहता है, इस तरह की बातों पर जिंदगी भर के लिए लड़ा जाता है। जिसके साथ 7 भांवरे डाले उसे तो निभाना ही पड़ेगा, आखिर वह बेचारी करे भी क्या। कसूर उसका ही हो तब भी ऐसे मौके पर माफ़ कर देना ही ठीक है।
2 दिन बाद उसके भाई उसे लेने आ जाएंगे, क्या कहेगी घर जाकर हमारे बारे में? सारी बिरादरी में बदनामी होगी, सो तो होगी ही, संबंधों में भी तनाव आ जाएगा, सब लोग समझा रहा था। तब अब वह माफ़ी मांग लेगी। पर इस सारे वातावरण में मुझे भी जाने जैसे जिद आ गई थी। मैंने भी मुन्नी से साफ साफ कह दिया, आप लोग मुझे रात को यहाँ सोने देना चाहें तो सोने दीजिए, नहीं तो दिवाकर या किसी और दोस्त के यहाँ जाकर पड़ा रहूँगा। लाला जी, ये तुम्हें जिद चढ़ जाती है तब तुम किसी की नहीं मानते, भाभी ने कहा। अब यह भी कोई बात हुई? कभी कभी तो बड़ों का कहना भी मान लिया करो। समर ने कहा, नहीं भाभी नहीं, एक कहना मानकर तो यह सुख पाया, अब तो मेरा पीछा छोड़ दो। उन सारे लोगों की बातों में जाने अस्पष्ट सा क्या था कि मेरे हट को बढ़ाया जा रहा था और कल की घटना कई गुना बढ़कर सामने आ रही थी। यानी कल जो बीता था घटना उसका जिद वो कई गुना बढ़कर बार बार मेरे सामने आ जा रहा था वो घटना। तभी मैंने देखा दरवाजे पर कोई छाया सी आई, वहीं द्वार के पास आकर खड़ी हो गई। भाभी ने देखा तो पास जाकर चौखटे के पास कान से जाकर बोली, क्या लाई हो? दूध? अरे तुम क्यों लाई? कोई और नहीं था? यह मुन्नी बीबी जी भी गजब करती हैं, नई बहू को 2 दिन बैठने दिया होता कि दूध लेकर भिजवा दिया, खुद ही जरा सी तकलीफ कर लेती। अब यहाँ तक ले आई हो तो दे दो ना, शर्म काहे की? तभी भीतर दूर से आवाज़ आई, भाभी अम्मा बुला रही है, सुबह के लिए दाल कितनी भीगेगी बता जाओ। ये आवाज़ किसकी थी? मुन्नी की थी। मुन्नी ने किसको बुला लिया? भाभी को, ताकि भाभी चली जाए तो फिर वो और समर अकेले हो जाएंगे। अच्छा आई, मेरी ओर रहस्य से मुस्कुराती भाभी चल दी, हमको थोड़ा देख के मुस्कुराई और चली गई। धीरे से उससे कहती गई, किससे? प्रभा से। जाते जाते उसको धीरे से कान में बोल गई, माफ़ी मांग लो, ऐसी बातों में क्या फ़ायदा, तुम ही छोटी बन जाओ। फिर वही रात वाला कमरा था, लाल डोरी में गहरे नीले रंग का बल्ब खूटी के पास जल रहा था। अजब सपनीला सा वातावरण था। मैं बल्ब की ओर यूं ही देखता चुपचाप इस तरह बैठा रहा जैसे सारी दुनिया से बेखबर होकर कोई गंभीर बात सोच रहा हूँ। मगर मेरी सारी चेतना दरवाजे की ओर जा सिमटी थी। हाथ में गिलास और रेशमी साड़ी वाला आधा शरीर दिखाई दे रहा था। मैं मन ही मन उत्कंठा से प्रतीक्षा कर रहा था कि वह अभी आकर मुझसे माफ़ी मांगेगी, दूध पी लेने का आग्रह करेगी। अब मैं भी उसे माफ़ ही कर दूंगा। घर जाकर हमारे घर के बारे में कहेगी तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। उसे पता तो लग ही गया होगा कि मैं कितना जिद्दी आदमी हूँ। खैर 1 मिनट बीता, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, काफ़ी देर हो गई। अब इस तरह से बैठे रहना घर में कल की तरह से बड़ा भद्दा लग रहा था। झटके से मैं सचेत होकर के उठा, जैसे लग रहा था मैं सोचते सोचते उठा, कोई बात याद आ गई हो और जैसे चौंक गया हूँ मैं। फिर भी उठकर घुटने पर हाथ रख के इस तरह बैठा जैसे उठने ही वाला हूँ। मैं इंतजार कर रहा था कि शायद अब आ जाए, और तब खड़ा होकर द्वार की ओर इस तरह चलने लगा जैसे मुझे पता ही ना हो कि वहाँ कौन खड़ा है। बड़ी लापरवाही से, ताकि मेरा बॉडी उसकी बॉडी से टच ना हो जाए, साइड से मैं निकल गया और वह दूध लिए यूं की यूं चुपचाप खड़ी रही। बाहर आते समय भर्राई हुई कंठ में जैसे लग रहा था कि गला में आंसू भर गया है। झिझकती हुई आवाज़ में बोली, सुनिए। पर मैंने कुछ नहीं सुना और इस तरह धड़धड़ाता हुआ बाहर निकल आया जैसे मुझे किसी की कोई चिंता ही ना हो। आज फिर खुला छत, खुला आसमान। उस रात मैंने 2 निश्चय कर लिया। एक तो यह कि अब चाहे वह अपनी ओर से बोले या ना बोले, मैं नहीं बोलूँगा उससे। भरसक ना तो कोई संबंध रखूँगा, भरसक मतलब पूरी कोशिश करूँगा कि कोई रिलेशनशिप ना हो। ना कोई इस तरह की कमज़ोरी दिखाऊँगा, ऐसा कमज़ोरी भी नहीं दिखाऊँगा कि मैं तुम्हारे लिए मरे जा रहा हूँ, तुम्हें पाने के लिए। दूसरे खूब ध्यान से पढ़ूँगा और अपने पुराने कार्यक्रम पर इस तरह लौट आऊँगा जैसे कुछ भी ना हुआ हो। एक बुरा सपना देखा था जो बीत गया। मैंने 2 डिसीज़न ले लिया, अब उससे दूरी रखने का और दूसरा पढ़ाई के नज़दीक होने का। और ये शादी-ब्याह को मैं मान लूँगा कि एक बुरा सपना था, मैंने देखा था, खत्म हो गया। सुबह खाना बना, ना बोलने का निश्चय अभी भी यूँ ही था, लेकिन रात का यह निश्चय कि उससे कुछ संबंध न रखूँगा अब कुछ अपनी ज़्यादती हो लगने लगा। वो जो डिसीज़न था कि उससे कोई रिलेशनशिप नहीं रखेंगे, ये थोड़ा-सा ज़्यादती होने लगा। बड़ा-बड़ी लग रहा था। ना बोलूँगा और ना अपनी ओर से कोई झुकाव ही दिखाऊँगा। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उसके हाथ का बना खाना कम से कम एक बार देखने के लिए ही सही, खाने में तो कोई बुराई नहीं लगी। हाँ, जाऊँगा तभी जब कोई खुशामद करेगा, वह तो ख़ैर करेगी ही क्या? काश! वो तो खुशामद करेगी नहीं, अगर कोई और खुशामद करेगा तो चला जाऊँगा उसका बना हुआ खा लेने में, कोई बुराई नहीं है भई। उसके हाथ की रसोई को पहले मुझे ही खाना था। यूँ घर में विवाह के जितने भी रीति-रिवाज हो रहे थे, उनसे मुझे कोई मतलब नहीं था। रोज़ पास-पड़ोस की औरतों की फ़ौजें आती थी, बहुत सारी आंटियाँ वग़ैरह आती थी। 3 बजे से रात के 11 बजे तक बुरी तरह से ढोलक पीटी जाती थी, गाना बजाना होता था।
संगीत संध्या। बाद में अंजलियां भर भर कर बूंदी के लड्डू और बताशे बांटे जाते थे। मुन्नी का तो गाते गाते गला पड़ गया था, मतलब गला बैठ गया था। भाभी बड़ी बुढ़ियों के पैर लगते लगते उनके लिए पान लगाते लगाते बुरी तरह गुस्सा होने लगी थी, बड़बड़ाने लगी थी। प्रभा अपने घर में अकेली बैठी पढ़ती रहती थी किताब वगैरह, और कई लोग आते थे उससे मिलने मिलने के लिए उसी की उम्र के। पास में पान की डलिया वगैरह रखी जाती थी, पानदान रखा जाता था। पानदान मतलब एक डब्बा जिसमें पान, कसैली, चूना ये सब रहता है। और जब कभी सुन आती कि छोटी बहू बड़ी से ज़्यादा सुंदर, सलीकेदार और शिष्ट है, तो आकर अपने आप से बोलती, तुमने अभी तक पान नहीं लगाए बहू? वहाँ मौसी जी और अम्मा जी मेरी जान खाए डाल रही हैं कि ला पान ला, लाओ मैं लगा डालूं जल्दी जल्दी। तुम नई बहू हो ना, लो लजा रही हो, सो लजा रही हो। और फिर दो चार लगे हुए पानों को ले जाकर बाहर वालियों की बातों में शामिल हो जाती कि इस शादी में उन लोगों को कितना कम मिला है। कौन करता था ऐसा? भाभी। भाभी जो थी वो अंदर ही अंदर नाराज होने लग गई थी। किससे? प्रभा से। ठीक है। और सबके बीच में बैठ करके ये बातें करते रहती थी कि इस शादी में बहुत कम पैसा मिला है, दहेज वहेज तो कुछ मिला ही नहीं है, दान दक्षिणा कुछ भी मिला नहीं है। मैंने भाभी से, और हाँ, भाभी इस बात से भी जलती थी जब लोग कहते थे कि नई बहू तो ज़्यादा सुंदर है, नई बहू तो ज़्यादा कर्मठ है, तो जल जाती थी भाभी। मैंने भाभी से साफ कह दिया कि खाना ही क्या उसके हाथ की मैं कोई चीज़ नहीं खाऊंगा। मैं असल में देखना चाहता था कि वो क्या कहती है। इतनी देर में अम्मा ने पहली बार कहा, नहीं भैया ऐसा नहीं करते, यह तो घर की रीति है, अन्य देवता का कहीं अपमान किया जाता होगा। इस सारे कांड में अम्मा ने पहली बार मुझे समझाया था। अब तक अम्मा नहीं बोली थी। यह मुझे आश्चर्य था कि वे मुझे डांट क्यों नहीं रही। पहले से मुझे आश्चर्य होता था कि मेरी अम्मा मुझे डांटती क्यों नहीं है, आज पहली बार डांटी थी। कभी कभी तो घर वालों की इस अप्रत्याशित शालीनता को, अप्रत्याशित मतलब अनएक्सपेक्टेड, कभी सोचा नहीं था ऐसा ऐसा घटना होता था। इतने शालीन हो जाते थे लोग, इतने मैनर वाले हो जाते थे, ये देख करके लगता था जैसे जो कुछ मैं कर रहा हूँ उसमें उनकी खुशी ही है। लेकिन बात बात पर डांटने वाली अम्मा चुप थी। बस कभी कभी मौसी से बहुत धीरे धीरे कहती, क्या बताएं पुनो, हमारा तो शादी करने का सारा हौसला ही खत्म हो गया। और गहरी सांस लेकर मानो शेष बात को दबा जाती थी। अपनी छोटी बहन पूनो से कहती थी, पूनो अब तो शादी करने का हौसला ही खत्म हो गया रे। बाकी बात को दबा जाती थी। जब मुझे खाना खाने को बुलाया गया तो रसोई में मुन्नी, अम्मा, भाभी और अमर वगैरह सब बैठे थे। रसोई घर में खाना बनाने और खाना खाने की जगह को बांटने के लिए छाती के बराबर ऊंची एक ईंट की दीवार उठा दी गई है, ताकि बूढ़े बड़ों को पर्दा बना रहे, है ना। जैसे मान लो यहाँ खाना बनाती थी या बनाने की जगह है, चूल्हा वूल्हा रखा हुआ है, और यहाँ खाने का जगह है, दोनों के बीच में एक दीवार खड़ा कर दिया गया था सीने तक, ताकि जो लोग भी बैठेगा खाना खाने के लिए, वो लोग अंदर काम करने वाली बहू को देख नहीं पाएगा, और बहू भी लजाएगी नहीं, शर्माएगी नहीं। बाहर लोग बैठे हुए हैं और अंदर खाना बना रही है। सीना तक का दीवार, ऊंचाई तक का दीवार खड़ा कर दिया गया था। वह उसकी आड़ में थी। कौन? प्रभा। मैं यह तो नहीं देख सका कि कैसे बैठकर वह खाना बना रही है, लेकिन थाली परोसते या थाली में कटोरियां चुनते हुए हाथ मुझे दिखाई पड़ रहे थे। अब मैंने मानो पहली बार देखा। हाथ तो गोरे थे और हथेलियां और नाखूनों पर मेहंदी लगी थी। दो उंगलियों में सोने की नए डिजाइन की नौकादार लंबी लंबी अंगूठियां थी। एक हाथ में सोने की चूड़ियां, कांच की चूड़ियों के बीच में, और दूसरे में काले रेशमी फीते से बंधी छोटी सी रिस्ट वॉच। मुझे लगा जैसे हाथ काफी सुंदर है, उंगलियां पतली पतली और नाजुक हैं। पहली बार उसका चेहरा भरपूर देखने को मन हुआ। साथ ही अपनी उस सारी बेवकूफ़ी की एक्टिंग पर गुस्सा भी आया। बेवकूफ़ी मतलब जो रूम में गया था बेवकूफ़ी किया, घमंड में आके बात नहीं करेंगे, तो उसके ऊपर गुस्सा भी आया। कांपते दो हाथों ने थाली बढ़ाई तो भाभी ने संभल कर मेरी ओर सरका दी। सब लोग चारों ओर से इस तरफ झुक गए जैसे मैं कोई जादू करने वाला हूँ। थाली में दो तह की हुई पतली पतली छोटी सी दो रोटियां, तीन साग, एक दाल रायता, दो चटनियां, पापड़, अचार। देख कर ही भूख से मुंह में पानी भर आया। हर बात का विरोध कर रहा था लेकिन फिर भी पसंद थी प्रभा। मुस्कुराते हुए मुंह का पानी सटका। मुंह से पानी गिरने वाला था, ऐसे सटक लिया और थाली अपनी ओर सरका ली। बड़ी नजाकत से पहला टुकड़ा लेकर दाल में डुबोया। सबको उत्सुकता थी कि मैं खाने की प्रशंसा किन शब्दों में करता हूँ, लेकिन जैसे ही निवाला मुंह में रखा, ओ ओ करता हुआ बाहर भागा। बाहर ज्यों का त्यों मुंह नीचे करके सारा उलट दिया। आंखों में बुरी तरह पानी भर आया। क्या हुआ क्या हुआ? सब मेरी ओर हैरान होकर देखने लगे। लगा जैसे प्रभा के हाथ से बेलन छूट कर नीचे गिर गया हो। खाना बना रही थी ना बेचारी, उसके हाथ से बेलन छूट के गिर गया। हुआ मेरा सिर, दाल कड़वी जहर कर रखी है, मुझे नहीं खाने यह छप्पन भोग। मैंने शहीदों की तरह झुक कर एक टुकड़ा तोड़कर माथे से लगाया और फिर जोर की ठोकर थाली में मारकर
उछलती कटोरियों को बिना पीछे मुड़कर देखे ही बाहर चला गया, ठोकर मार के निकल गया। शायद रुआसी सी आवाज़ भी सुनी थी, मैंने तो चख ली थी दाल। अंदर से प्रभा का आवाज़ आया, अरे बोल रही है हमने तो चख करके ही डाला था और उसको नमक ज़्यादा लग रहा है, तो इसका मतलब बीच में कोई और आया खेल दिखाने के लिए, ज़रूर उसकी भाभी होगी, क्योंकि वो जल रही थी प्रभा से। खूब बवेला मचा, बहू खाना बनाना नहीं जानती, अब यह सब भी सिखाना होगा। भाभी ने ताना मारना शुरू कर दिया, जरूर उसी का हरकत है। दिखाते वक्त किसी को क्या पता कि खाना किसने बनाकर खिलाया है। बड़ी चली थी रिस्ट वॉच पहनकर खाना बनाने, जल रही थी क्योंकि रिस्ट वॉच लगा के खाना बना रही थी ना। बोलो घड़ी का तुम चूल्हे में करोगी क्या, या तो फैशन ही कर लो या काम ही कर लो। अरे पहली बार तो ठीक से बनाकर खिला देती, ये सब कौन बोल रहा है, भाभी ताना कस रही है। अब चाहे अमृत ही बनाती रहो, यह बात तो अब आने से रही। अम्मा की बड़बड़ाहट सुनी, बड़ी आई दाल तो मैंने चख कर ली थी। अरे तुम्हारे यहाँ नीरा नमक खाया जाता हो, हमें क्या मतलब। नीरा नमक मतलब हो सकता है तुम्हारे यहाँ पूरा नमक ही तुम लोग खाते हो बैठ के, उससे हम लोगों को क्या मतलब है। चख ली थी, आखिर इतना नमक कैसे पड़ गया, जरा कम ही डाल देती, दोबारा मांगने में कौन सी इज्जत जाती है। लो अब इन्हें यह भी सिखाओ, हमें तो इस शादी से कुछ भी नहीं मिला, न लड़की ही मिली ना, अब क्या बोलना चाह रही है वो, न धन दौलत मिला। ये किसका जबान था, माँ का। जाने क्यों मुन्नी बिल्कुल चुप थी, मुन्नी एकदम चुपचाप थी। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा जैसे वह प्रभा की ओर है, हमको लग रहा था मुन्नी प्रभा के साइड में थे। बहन, समर की बहन। दूसरे दिन उसके भाई आए और वह उनके साथ चली गई। जिंदगी में थोड़ी सी हलचल आई, चर्चा हुई और फिर पहले जैसी गति आ गई। दूसरे दिन ही रसोई से उठने वाली घी और पकवानों की खुशबू बरसों पहले की बात हो गई। रसोई से उठने वाली घी और पकवानों की खुशबू बरसों पहले, मतलब इतना दिन से जो घर में रसोई में घी पकवान बड़ा बड़ा बन रहा था, ठीक है, ये सब तब तक बन रहा था जब तक बहू को पहला दिन खाना नहीं बनाना था। बहू जिस दिन बना लेगी उसके बाद से अब फिर पहले जैसा नॉर्मल खाना बनना शुरू हो जाएगा। ऐसा लग रहा था जैसे 2 दिन के लिए सब कुछ बवंडर उठा था और फिर 2 दिन के बाद सब शांत हो गया। उसका भाई आया, उसको लेकर मायके लेके उसको चला गया। ये रिवाज होता है, भाई आता है फिर कुछ दिन 2-4 दिन ससुराल में रहने के बाद लड़की अपने मायके चली जाती है। अब चौथा अध्याय अगली वीडियो में। धन्यवाद।